केंद्र का बजट पेश हो चुका है और इस बजट में बहुत सारी जो सुविधाएं थी वो किसान हो या फिर एमएसएमई सेक्टर हो, इसके अलावा अलग अलग वर्गों के लिए खासकर महिलाओं, युवा और गरीबों के लिए भी है। मिडिल क्लास फैमिली पे बड़ा फोकस रहता है। सबसे महत्वपूर्ण रहता है जो सैलरीड होते हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए इनकम टैक्स, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा कभी भी चर्चा होती है तो इनकम टैक्स के स्लैब पर होती है और इसके अलावा दूसरी अन्य चीज़ों पे टैक्स पे बात होती है। हमारे साथ ये तमाम हमारे साथ सीनियर पर्सन जुड़े हुए हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, रिटायर हो चुके हैं और ये जानते हैं कि किस किस चीज़ में चीज़ें छूट होनी चाहिए थी और क्या उम्मीद थी इनको, उनसे बात करते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि इस बजट में अच्छा क्या था और ख़ासकर जो अभी टैक्स को लेकर स्लैब बढ़ाया, 1-1 लाख रुपए के आगे बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है कि हम लोगों को, रिटायर्ड लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब और ज़्यादा होना चाहिए। तो इस वाले से खुश नहीं है आप? इस वाले से और ज़्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा, उम्मीद है कि इसमें ये स्लैब होना चाहिए। वैसे उन्होंने जो पहले 0 से 3 था उसको 4 कर दिया, 8 कर दिया, तो उसमें तो लगता होगा कि कुछ तो बेटर हुआ है, बट वी एक्सपेक्ट मोर। जी बिल्कुल, बेटर हुआ है। सर, एक चीज़ जानना चाह रहा था, क्या मानते हैं कि इस पूरे बजट में आपको क्या अच्छी चीज़ें लगी और खासकर टैक्स की बात हो रही है, सर ने कहा है कि टैक्स में और कुछ ज़्यादा होना चाहिए था, उम्मीद ज़्यादा थी। देखिए, मेरा तो साफ साफ कहना है कि जो टैक्स अभी मोटे तौर पे मध्य वर्गीय लोग ही देते हैं और सैलरी क्लास देते हैं, इसका एक्सपेंशन होना चाहिए पूरा। मतलब इसमें और लोगों को भले ही टैक्स को कम कर दें पर उसका एम्बिट बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग जब टैक्स देंगे तो उनकी सामूहिकता दर्शाएगी हमारी पूरी टैक्स की व्यवस्था में और जन सुधार की व्यवस्था में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे सुझाव में तो इसको और फैलाएं और लोगों को इसमें समाहित करें, जिससे कि हम आगे चल के देश का और विकास कर सकें। बिल्कुल, विकास कर सके। सर, चूँकि आपने अभी बताया कि आप सीमेंट फैक्ट्री में रिटायर हो चुके हैं 30 साल, आपको क्या लगता है कि एमएसएमई सेक्टर में और कुछ होना चाहिए था और इसके अलावा टैक्सेस में, क्योंकि टैक्स बहुत जनरल सी बात होती है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। जनरली मिडिल क्लास की बात तो होती है और वो सैलरीड तक होकर रह जाती है और 90% लोग उसके बाहर भी हैं और जो मिडिल क्लास भी हैं और जिनकी के इनकम जो है कोई ऐसी फिक्स भी नहीं है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो टैक्स तो हर आदमी इनडायरेक्टली दे ही रहा है और कितना भी रिलीफ देते हैं, जब भी रिलीफ देते हैं महंगाई उससे भी ज़्यादा हो जाती है और उस महंगाई का कंट्रोल करने का गवर्नमेंट के पास कोई तरीका नहीं है और गवर्नमेंट जो है या पब्लिक उसी पे चलती है कि महंगाई 5% बढ़ती रहे। ये हम पिछले 60 साल से देख रहे हैं। मैंने टैक्स जब भी दिया है, जब मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये वो थी साल, तब भी 4 रुपये 75 पैसे मैंने टैक्स दिया है जी, और रिफंड भी आया है उसमें 54। ऐसा भी टाइम था और आज जो है 10-10, 12-12 लाख रुपए की बात ज़रूर होती है, लेकिन उससे लोग खुश नहीं हैं। तो टैक्स जो लगता है वो तो लगे, जो भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सुविधाओं पर रिलीफ मिलना चाहिए। सुविधा नहीं मिल पड़ पा रही है किसी तरह की भी। बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि एक तरफ से दिया जाता है और दूसरी तरफ से ले लिया जाता है, आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा ही होता है सर। हर बार सरकार जो है किसी न किसी फॉर्म में अपना खजाना तो भर ही लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के माध्यम से। तो इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, ये तो सरकार, हर सरकार करती है और आगे भी करती रहेगी। टैक्स का स्लैब तो एक थोड़ा सा रिलीफ दिया है इस बार, कोई खास मतलब उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं कि कुछ मिला है आम आदमी। सर, आप आर्मी से रिटायर हैं, आर्मी पर्सन पर बहुत सारी उम्मीद होती है कि उनको, लेकिन जब वो रिटायर होकर बाहर आता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है, टैक्स हो गया और चीज़ों में हो गया। आपको लगता है कि इस टैक्स में सुविधाएं मिल पाई है एक आर्मी पर्सन के लिए? सुविधाएं तो बहुत हैं हमारे लिए, और जो उन्होंने सरकार सोच रही है कि टैक्सेशन 12 लाख तक, तो उसमें हमारे एक बहुत बड़ी संख्या जो जवानों की है, जो कि रिटायर्ड हैं, वो सब कवर हो जाते हैं उसके अंदर। तो अगर उनको टैक्स ज़ीरो हो जाता है तो बड़ी अच्छी सुविधा है, पर कमी ये है कि जो दूर में हमने अपना पैसा एक लिक्विड एसेट्स होते थे, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में हमने डाला है, उसमें अचानक सरकार ने 12.5% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है अगर विड्रॉल भी करता हूँ। और विड्रॉल ही नहीं, उसमें अगर मैं स्विच करता हूँ रेगुलर प्लान से, अगर मैं डायरेक्ट प्लान में करता हूँ, तो उसके ऊपर भी वो उसी तरह से टैक्स 12.5% लगा लेते हैं, जबकि इनकम मेरे हाथ में नहीं आई है, ना मेरे अकाउंट में आती है।
तो जो प्रोसीजर है ये खास करके एक रिटायर्ड आदमी का जो अपने एसेट्स लिक्विड रखना चाहता है, अगर मैं फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बना देता हूँ तो उसको मेरा लिक्विड नहीं है, और इसी तरीके से अगर मैं गोल्ड भी में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो भी लिक्विड नहीं है। तो इसमें समस्या रहती है कि लिक्विड एक अगर मेरी अचानक ज़रूरत होती है पैसे की मेरे को, तो एक म्यूचुअल फंड होता था जिसके अंदर हमको मिल जाता था, और उसके ऊपर भी इतनी हैवी टैक्सेशन कर दी है। और मैं स्विच भी करता हूँ तो उसको अगर 50 लाख से ऊपर चला जाता है जो स्विचिंग अमाउंट, तो उसके ऊपर 10% एडिशनल सरचार्ज लग जाता है जब मेरे पास इनकम कोई नहीं आई है। बिल्कुल टैक्स बहुत ज़्यादा और चीज़ों पे लगे। सर आप केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हुए हैं, स्टूडेंट्स के लिए इसमें रखा है, और इसके अलावा आप सब सीनियर सिटीजन लोग क्या इसमें खास होना चाहिए था या फिर रखा गया इस पे? नहीं, देखिए जैसे कर्नल साहब ने बताया आपके आज हम ज़्यादातर यहाँ पे रिटायर्ड पर्सनस हैं, तो हम यदि कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास में जो भी उससे रिटर्न मिलता है उससे बड़े वी आर हैवीली टैक्सड। और आप तो ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी इससे कम नहीं है। बहुत हर 40-50 किलोमीटर पे आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है अभी लिए। आप इंटरेस्ट जो हमें मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ता है। बैंक में पैसे रखते बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पर टैक्स। आपने स्टूडेंट्स की बात की, अभी सीटें बढ़ाई हैं मेडिकल की और आईआईटी की। मेडिकल की 7,500 और आईआईटी में 6,500 शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें उनके लिए जो फीस है उसमें तो कोई कमी नहीं की गई है, ना उसका कोई जिक्र किया गया है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी किसान है जी, बिल्कुल। और उसके लिए आपने किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। और ये कहा गया है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाएं दालों का और दूसरी जिन्नस का, अनाज का, लेकिन एमएसपी का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। जो किसान, उसके लिए डिमांड है किसानों की, बहुत दिनों से चली आ रही है, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। तो प्रोडक्शन तो हम किसान बढ़ाए, लेकिन उसका उनको एमएसपी मिल नहीं रही है। दूसरा जो दलहन की बात करी है, हाँ, उसमें दलहन की खेती में सबसे बड़ा नुकसान पशु करते हैं, हमारा पशु। उसके रोकथाम की कोई उसमें प्रोविज़न नहीं है। तो वैसे जो 1 लाख रुपए का इन्होंने हर स्लैब में फ़ायदा किया है उसको तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन और बहुत होना चाहिए था। हाँ, और होना चाहिए था। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं। बिल्कुल इंडायरेक्ट। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप सर ने सभी लोगों ने अपनी अपनी बात बताई, आपको क्या लगता है? पहली बात तो टैक्स को लेकर, दूसरा इस बजट में कितना अच्छा है या फिर इसमें और होना चाहिए था? देखिए, जो इनकम टैक्स लिमिट में इन्होंने छूट दी है वो तो सभी को पसंद आई है। और जो इन्होंने आपने किसानों की बात की है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात की है कि इसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो 1947 को एक विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पे कर रही है, जैसे एआई पे कर रही है, एजुकेशन पे खर्च कर रही है, मेडिकल सीटें बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट के अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। चलिए, बिल्कुल अपनी अपनी राय थी सबकी, और इन सब का ये कहना है कि टैक्स को लेकर जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है उन पर ध्यान रखना चाहिए था। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड यानी जो सेविंग करते हैं उस पर जो टैक्स लग रहा है, या फिर बैंक में रखा पैसा है उस पर टैक्स लग रहा है, उस पर भी थोड़ी बहुत राहत दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट को फिलहाल संतोषजनक ही कहा जा रहा है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।